नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ी खबरें उधर ईरान से आ रही हैं। ईरान लगातार दोस्तों लगातार हमलावर है। कल से लेकर आज तक कई ऐसे ठिकानों पर ईरान ने हमले किए हैं जिन ठिकानों से अमेरिका जो है अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। और खासकर इजराइल भी उन ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर ईरान ने हमला बोला है। ईरान लगातार धुआंधार यहां पर मिसाइलें दाग रहा है। उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल वहां भी दागी जो 4000 किलोमीटर की दूरी पे है। और ईरान ने लगातार बताया था कि 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उसने ब्रिटिश जो स्पेस है वहां पे उसने मिसाइल दागी हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि यहां से कुछ ये जो देखिए डिएगो गार्सिया यहां पे 3900 किलोमीटर ईरान से यहां दागा है ईरान ने मिसाइल वहां से। डिएगो गार्सिया ये इंडियन ओशन है और आप देख लीजिए कहां पे है, कितना दूर है। और वहां से इसने मिसाइल दागा है 4000 किलोमीटर की दूरी, 3900 किलोमीटर तक ये मिसाइल जाकर गिरा है। यानी ये साफ दिख रहा है कि यहां पर ईरान ने 2500 किलोमीटर की जो रेंज वाली बात कही थी उसके पास और भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है। ये साफ दिखाई दे रहा है। भले वो टारगेट को हिट नहीं कर पाई ये मिसाइल, लेकिन इतना जरूर है कि यहां से एक अलग इस जंग के 22वें दिन एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर यहां पर ईरान ने कर दी है। तो ईरान इस मिसाइल को, जरा एक बार फिर से ले आइए उस स्क्रीन को, उस तस्वीर को, उस मैप को, कि आप देखिए कहां ईरान है। देखिए कहां ईरान है और यहां कहां डिएगो गार्सिया जो है ये ब्रिटेन का एक क्षेत्र है, ब्रिटिश क्षेत्र। और यहां से अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है ईरान पे हमला करने का। और इसीलिए ईरान ने यहां से हमला किया है डिएगो गार्सिया पे। तो बहुत बड़ी खबर आपको हम सुबह सुबह बता रहे हैं और इससे साफ समझ सकते हैं आप कि कैसे यहां पर परेशानियां। इस बीच देखिए ब्रिटेन को लेकर ईरान के विरोध विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है और कैसे दिन ब दिन ये मामला भड़कता जा रहा है। ब्रिटेन की जनता और अमेरिका के खिलाफ है। यह ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं, ब्रिटिश हैं अपने ही नागरिकों की विदेश मंत्री, माफी चाहूंगा, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ब्रिटेन के नागरिक जो हैं अपने ही नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। स्टारमर कह रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री। ब्रिटेन को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान यहां पे सामने है और इस बयान से आप समझ सकते हैं कि कैसे। और कह रहे हैं सैयद अरागची कि ब्रिटेन की अधिकांश जनता ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहती। अपनी ही जनता की अनदेखी करते हुए स्टारमर ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देकर ब्रिटिश नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ईरान आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। ईरान आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, यहां कह रहे हैं। और वहां के प्रधानमंत्री जिस ढंग से यहां कर रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश जो जनता है उसका ख्याल ना रखते हुए आप ईरान के ऊपर और अपनी जगह दे रहे हैं। अगर और वही जो डिएगो गार्सिया जो है जगह जहां पर जो सैन्य अड्डा है अमेरिका का, बेसिकली वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सैन्य अड्डा, लेकिन उसका इस्तेमाल अमेरिका आज की तारीख में कर रहा है। और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि इस जगह को अगर, और इसीलिए उस पर इन्होंने मिसाइल दागी ईरान ने। तो ईरान ने बहुत बड़ा काम कहें तो कर दिया है। 22वें दिन यहां पर जो बात आई है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि 22वें दिन भी ईरान यहां पर डटा हुआ है और बहुत मुश्किल में डाल रखा है ईरान यहां पर अमेरिका और इजराइल को। इतनी मुश्किल, इस बीच अगर चीन भी शामिल होता तो अच्छा होता। ये ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध में चीन भी शामिल होता तो अच्छा होता। हरमोज को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हरमोज को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान जिसमें कह रहे हैं ट्रंप
ट्रंप कि अगर चीन इसमें शामिल होता तो अच्छा होता। यहां कहा जा रहा है ये एक साधारण सैन्य अभ्यास है, कह रहे हैं एक साधारण सैन्य अभ्यास मान रहे हैं यहां पे डोनाल्ड ट्रंप। आइए उनकी जुबानी अगर सुना सकते हैं तो सुना देते हैं। एक साधारण सैन्य अभ्यास कह रहे हैं, यहां पे जहाजों और बड़ी संख्या में सैन्य बलों की आवश्यकता होगी, कह रहे हैं यहां पर जहाजों की भी और बड़ी संख्या में सैन्य बलों की, यानी यहां पर जो सैनिक हैं उनकी आवश्यकता होगी। नाटो ने हमारी मदद करने का साहस नहीं दिखाया, ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो ने हमारी मदद करने का साहस नहीं दिखाया, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी। आइए जरा बाइट सुन लेते हैं, पहले बाइट सुनते हैं। You said opening the Strait of Hormuz is a simple military maneuver. Very simple. Yeah, but what did you mean by that? It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, we don't use it. At a certain point, it'll open itself. At a certain point, but we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. The strait itself, the actual strait, how are you? The strait itself is, we're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ कही जा रही बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कैसे, वो कह रहे हैं कि चीन, जापान, इस तमाम दूसरे और इसके साथ साथ वो नाटो देशों से नाराजगी। कल नाटो देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने रात को कह दिया कायर, नाटो देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने कायर कह दिया कि ये कायर हैं। और कायर कहने का मतलब है साफ साफ कि नाटो से यानी यूरोप से कितना नाराज हैं। लेकिन ब्रिटिश जो सैन्य अड्डे हैं वहां का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और उसी ब्रिटिश सैन्य अड्डे यानी एक जो उसमें से डिएगो गार्सिया पे सीधा हमला किया है ईरान ने, और वो भी 4000 किलोमीटर की दूरी पे मार डाला है। वहां पर उसने भेजने मारने की कोशिश की मिसाइल, और मिसाइल हालांकि 100 मीटर पहले गिरा है, 4000 किलोमीटर न जाकर 3900 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल गिरा है। टारगेट को हिट नहीं कर पाया, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान ने यह बता दिया है कि हमारे पास मैक्सिमम अगर मार करने की बात करी जाए तो 5-5 हजार किलोमीटर, 4000 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं, मार सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं। यह बहुत बड़ा अगर कहें तो एक हमला माना जाएगा, क्योंकि इतनी दूरी से सीधा सीधा अगर ईरान हमला कर रहा है। जो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था, सैयद अरागची ने कहा था कि हमारे पास लगभग 2200 किलोमीटर तक की दूरी की क्षमता वाला मिसाइल, वैसी मिसाइलें हैं। लेकिन ये मिसाइल अगर 4000 किलोमीटर दूरी तक जा रही हैं तो इसका मतलब है कि ईरान ने वो भी डेवलप कर लिया है जहां से लंबी दूरी पर मार की जा सकती है, मारा जा सकता है, मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये यहां पर दिख रहा है। तो यहां एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका है, तीसरी तरफ अमेरिका का साथी इजराइल है। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद की, उन खबरों पे हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले ईरान के ऊपर तेल का जो सैंक्शन पिछले 40 साल से अमेरिका ने लगाया था, आखिर उसको क्यों हटा दिया है और इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। साफ साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो तेल की कमी और उसके कारण यहां वित्त मंत्रालय ने तेल से अल्पकालिक प्रतिबंध हटाया। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर वित्त मंत्रालय ने तेल से अल्पकालिक प्रतिबंध हटाया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और यहां पर ईरान के तेल को लेकर अमेरिका से बड़ी खबर है, ये आपको बता दूं। ट्वीट के जरिए इसने ये जानकारी दी है अमेरिका ने, और वो वहां के वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे माफी चाहूंगा,
है यहाँ पे इनकी तरफ से ईरान की अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी है ये। और इसमें स्कॉट बेसेंट, आप जानते हैं स्कॉट बेसेंट वहाँ के वित्त मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान वैश्विक आतंकवाद के मूल स्रोत के रूप में जाना जाता है, वैश्विक आतंकवाद के मूल स्रोत के रूप में जाना जाता है। और राष्ट्रपति ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण लड़ाई को अनुमान से कहीं अधिक तेजी से जीत रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा अवसंरचना पर ईरान के आतंकवादी हमलों के जवाब में ट्रंप प्रशासन विश्व को ऊर्जा की आपूर्ति को अधिकतम करने, वैश्विक आपूर्ति को मजबूत करने और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति का उपयोग करना जारी रखेगा, यहां कह रहे हैं जारी रखेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि आज वित्त विभाग एक सीमित दायरे वाली अल्पकालिक अनुमति जारी कर रहा है, जो समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देती है। इसके आगे वो कहते हैं, इसको जरा आगे बढ़ाते रहिए पेज को, कह रहे हैं कि वर्तमान में प्रतिबंधित ईरानी तेल को चीन सस्ते दामों पर जमा कर रहा है। विश्व के लिए इस मौजूदा आपूर्ति को अस्थायी रूप से खोलकर संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 14 करोड़ बैरल तेल को वैश्विक बाजारों में शीघ्रता से पहुंचाएगा, जिससे विश्वव्यापी ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होगी और ईरान के कारण आपूर्ति पर उत्पन्न अस्थायी दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। संक्षेप में कहें तो यहां कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को जारी रखते हुए कीमतों को कम करने के लिए तेहरान के विरुद्ध ईरानी तेल का उपयोग करेंगे। यानी ईरानी तेल का देखिए यहां उल्लू बनाने की कोशिश है। सीधे सीधे कहें तो वो ये कि ईरान के तेल को आप विश्व बाजार में बेचेंगे और कह रहे हैं कि इसका उपयोग हम ईरान के खिलाफ करेंगे। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई, आप साफ साफ कहिए ना। यहां साफ कह रहे हैं संक्षेप में कि हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को जारी रखते हुए कीमतों को कम रखने के लिए तेहरान के विरुद्ध ईरानी तेल का उपयोग करेंगे। कीमतों को कम रखने के लिए तेहरान के विरुद्ध ईरानी तेल का उपयोग करेंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर स्कॉट बेसेंट जो वित्त मंत्री हैं अमेरिका के वित्त मंत्री का ये बयान यहाँ मायने रखता है। सीधे शब्दों में वहाँ एक जो एग्जिट का जो रास्ता होता है वो रास्ता तलाशते हुए और उस रास्ते की तलाश में यहाँ ईरान के ही तेल को बेचेंगे हम और ईरान के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ये कहना है अमेरिका का। क्या ये संभव है? यानी साफ साफ शब्दों में ईरान के तेल पर हम कब्जा करेंगे, ये कहना चाहते हैं। और जो अभी जो इनके 14 करोड़ बैरल तेल ऑलरेडी है, जो इस युद्ध के कारण बाहर नहीं जा पा रहा है ये तेल, उस तेल के बारे में कह रहे हैं कि इसको हम बेचेंगे। तो ये है ईरान के खिलाफ अमेरिका की यहाँ पर स्ट्रेटेजी। और अमेरिका जो 40 साल से ईरानी तेल पर बैन लगाकर बैठा हुआ था, वो अब यहाँ अल्पकालिक कह रहा है। लेकिन यहाँ सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर ईरान ने जिस तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, आपने प्रतिबंध लगाया, लेकिन अब ईरान क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाया था, लेकिन अब ईरान जिस ढंग से यहाँ पर होर्मुज को बंद करके रखा है तो वो भी एक प्रतिबंध ही है। मतलब दुनिया में तेल नहीं पहुँच पा रहे हैं और वैश्विक बाजार में यहाँ परेशानी हो रही है, जो परेशानी अमेरिका को भी हो रही है। और इसीलिए कह रहे हैं कि तेल हम बेचेंगे और उसी तेल के पैसे का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने में करेंगे। लेकिन एक खबर और आई है इस बीच। खबर यह आई है कि उधर इजरायली सेना का दावा है कि ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी हैं। ये पहली बार ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। अभी तक ईरान कहता था कि हमने इजराइल के ऊपर हमला बोला है, लेकिन आज की तारीख में जब 22वां दिन है तो आज आईडीएफ का कहना है, इजरायली सेना का कहना है कि हमारे ऊपर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर, तो ईरान ने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें
दागी हैं, इजराइल ने दावा किया है, और उसके जिसकी पहचान की गई है, और उसके डिफेंस सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। आईडीएफ ने कहा है एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कि पिछले कुछ मिनटों में होम फ्रंट कमांड से संबंधित इलाकों में मोबाइल फोन पर सीधे एक शुरुआती निर्देश जारी किया है। आईडीएफ ने लोगों से आग्रह किया है कि वो जिम्मेदारी से काम लें और निर्देशों का पालन करें जो लोगों की जान बचा सकते हैं, माफी चाहूंगा। और इसमें कहा गया है कि अलर्ट मिलने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर यानी बंकर में जाना चाहिए और नई घोषणा होने तक वहीं रुके रहना चाहिए। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि लोग सुरक्षित जगहों से तभी बाहर निकलें जब तक उनको साफ निर्देश, स्पष्ट निर्देश न दिए जाएं कि आपको बाहर निकलना है, तब तक आप वहीं रहिए। ये इधर, और दूसरा इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले करने का दावा किया है। अब इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यानी साफ साफ इस्लामिक यानी जो लोग ईरान की मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने इराक में ही बगदाद और आसपास, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी डिप्लोमेट यानी राजनयिक सुविधा पर भी ड्रोन हमले की खबर मिली है इस बीच, और इसके अलावा बहुत सारी बगदाद की खबरें आ रही हैं। तो देखिए यहां किस ढंग से अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, और हर जगह ईरान के पक्ष में ईरान की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, यह साफ दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमने प्रतिबंध हटा दिया है वहां से ईरानी तेल के ऊपर से, यह कह रहा है अमेरिकी वित्त मंत्री का कहना है। तो बहुत अलग अलग खबरें हैं, इन खबरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इन सबके बीच यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पैकेज आपके सामने लेकर हम आते हैं, लेकिन इसमें वो बताने की कोशिश की रात से लेकर सुबह तक हुआ क्या क्या। और इसमें सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि कल रात को कायर तक कह दिया था अमेरिका ने, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कायर कह दिया था। लेकिन इधर इजराइल और ईरान की जब बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ओमान सल्तनत के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद बिन महूद अल बुसैदी ने आज एक लेख लिखा है, और इस लेख को कई अखबारों ने, अंग्रेजी में लेख लिखा है, कई अखबारों ने छापा है, और वो कह रहे हैं, देखिए ओमान के विदेश मंत्री का आलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह रहे हैं कि 9 महीनों में 2 बार अमेरिका और ईरान अपने बीच के सबसे विवादास्पद मुद्दे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संभावित सैन्य आयाम को लेकर अमेरिका की चिंताओं पर एक वास्तविक समझौते के करीब पहुंच गए थे। लेकिन ये ओमान का यहां रोल बहुत बड़ा था, आप जानते हैं, और ओमान के विदेश मंत्री ने ही पूरा ड्राफ्ट किया था। लेकिन वो जो ड्राफ्ट अभी हो ही रहा था, पूरा का पूरा दोनों के बीच एक ओवरऑल समझौता हो रहा था परमाणु मामले को लेकर, लेकिन उससे पहले 28 तारीख को हमला कर दिया। ये इस लेख में इन्होंने लिखा है, और इजराइल और अमेरिका द्वारा इस्लामी गणराज्य को नष्ट करने के युद्ध कहे जाने वाले इस युद्ध का सामना करते हुए तेहरान ने एकमात्र तर्कसंगत रणनीति चुनी है, और वो उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जो अमेरिकी ठिकाने हैं। और यहां कह रहा है कि इजराइल या अमेरिका वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें, केवल यही आशा की जा सकती है कि सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की इच्छा केवल बयानबाजी हो रही है। ये सारी चीजें, रिजीम चेंज की बात यहां समझ में नहीं आ रही है, नहीं कर सकते। हालांकि इजराइल खुले तौर पर इस्लामी गणराज्य को समाप्त करने की अपनी इच्छा जाहिर करता है, और ऐसा लगता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद ईरान पर किसका और कैसे शासन होगा। इस लेख को, ये बड़ा लेख, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट लेख आज की तारीख में हो जाता है। ये आलेख इसलिए क्योंकि ओमान, आप जानते हैं, ओमान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था दोनों देशों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच। और जो परमाणु समझौते जिनेवा में जिस पर बैठक हो रही थी, 26 तारीख को बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक होनी थी, लेकिन इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, और साफ साफ यहां पे कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी गलती इस युद्ध में खुद को घसीटने का फैसला था। ये ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी गलती इस युद्ध में खुद को घसीटने का फैसला था। ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, ऐसा कोई भी परिदृश्य संभव नहीं है जिसमें इजराइल या अमेरिका वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें, जो वो चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट आए। ये कुछ दिख नहीं रहा है। अमेरिका
और इजराइल के पक्ष में ये युद्ध, ये जंग जाती हुई नहीं दिख रही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, ओमान के विदेश मंत्री, जो आर्टिकल लिखा है उन्होंने, कह रहे हैं कि केवल यही आशा की जा सकती है, यही उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की इच्छा केवल बयानबाजी हो। ये कह रहे हैं कि यही उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता परिवर्तन जो चाहता था अमेरिका, वो केवल बयानबाजी हो, लेकिन यहां पर बयानबाजी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो बहुत कुछ यहां पे है जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसीलिए इस पूरे एपिसोड को अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहां ओमान मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, लेकिन मध्यस्थ होने के नाते जो काम वो कर रहा था उसकी बात भी अमेरिका और इजराइल ने नहीं सुनी, और सीधे सीधे हमला बोल दिया ईरान के ऊपर। और इसके बाद ईरान रिटेलिएट करना शुरू किया। ईरान ने प्रतिक्रिया स्वरूप उन तमाम ठिकानों पे, और सबसे बड़ी खबर आज जो सुबह सुबह आई है वो ये कि ईरान ने अपने मिसाइल से 4000 किलोमीटर दूर जो डिएगो गार्सिया जो ब्रिटिश एयरबेस है, जहां पे अमेरिकी सैन्य बल वहां पर तैनात हैं, और 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में वो है, जहां हमारा नीचे वाला जो पार्ट है भारत का, और वहां पर हमला बोला है, मिसाइल दागा है। 2 मिसाइलें दागी हैं, एक मिसाइल बीच में, कहा जा रहा है कि वहीं बीच में कोलैप्स कर गई एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल वहां पहुंची। तो ये ईरान अपनी ताकत दिखा दी कि हम 4000 किलोमीटर तक भी वार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर अगर कह सकते हैं तो ये है। लेकिन इजराइल के लिए यहां पर कहीं ना कहीं परेशानियां नजर आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ईरान अपने तहखाने से मिसाइलें निकाल रहा है, जैसे जैसे वो खुर्रम शहर से लेकर सेज्जिल तक मिसाइलें उसने दागी हैं, उनका इस्तेमाल किया है, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी में ईरान ने डाल दी है अमेरिका को और इजराइल को। तो बहुत कुछ है। अभी एक छोटा सा पैकेज लेके आया आपके पास, और इसके ठीक चूंकि 12 बज गया है, सीधे आपको ले चलेंगे हम न्यूज़ रूम में। उधर से आपसे जुड़ेंगे हमारे साथी समीर जी और अमलिंदु जी, जो बताएंगे आपको कि क्या चल रहा है ईरान में, इजराइल में, और देश दुनिया में इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। जापान से भी बहुत बड़ी खबर है, वो भी आप तक लेके आएंगे। तो बहुत कुछ देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।